नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया, लेक्चरर जियोग्राफी हरियाणा शिक्षा विभाग से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इंडिया साइज एंड लोकेशन इसका अध्ययन करेंगे। भारत की सबसे पहले लैटिट्यूडिनल लोकेशन को देखते हैं। इंडिया की जो अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री यहाँ पर है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये भारत की अक्षांशीय स्थिति है, यानी 8 डिग्री का मतलब है कि यहाँ इक्वेटर से जो 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है, इससे भारत 8 डिग्री उत्तर में स्थित है और यहाँ से भारत यहाँ नॉर्थ में कश्मीर तक 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक लोकेटेड है। और ये जो इसकी अक्षांशीय स्थिति है ये लगभग 30 डिग्री में फैली हुई है। जो अक्षांशीय स्थिति होती है इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो भारत का दक्षिणी सिरा है, ये वाला जो प्रायद्वीपीय भाग है, इस वाले हिस्से में प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से में सूर्य का प्रकाश हमेशा एक जैसा रहता है, और जबकि जो नॉर्थ वाला हिस्सा है इसमें लैटिट्यूडिनल लोकेशन का हमेशा ये प्रभाव पड़ेगा कि जो साउथ इंडिया यानी ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें कभी भी दिन की अवधि में 30 मिनट से ज़्यादा अंतर नहीं आता है। यानी यहाँ पर गर्मियों में भी और सर्दियों में भी दिन की लंबाई में ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का अंतर आता है, क्योंकि यहाँ पर साल भर सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं। इसके विपरीत यदि हम बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध की, तो इसमें नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि एक बार समर सीजन में दिन लंबे होंगे और विंटर सीजन में दिन छोटे होंगे। तो यहाँ पर जो है दिन रात की अवधि में बहुत डिफरेंस आता है। यानी विंटर सीजन में यहाँ पर दिन जो है 10 हावर के होते हैं डे टाइम, और जब समर सीजन आएगा तो यहाँ पर डे टाइम जो है वो 14 हावर का होता है। तो अक्षांशीय स्थिति का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है दिन की अवधि पर, यानी रोशनी का समय और अंधकार का, यानी डे और नाइट। तो दूसरा है भारत की देशांतरीय स्थिति। यदि हम देशांतरीय स्थिति की बात करें, इंडिया की जो लॉन्गिट्यूडिनल लोकेशन है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके यहाँ अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी सिरा, इसकी जो स्थिति है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इनके बीच में भारत की जो है देशांतरीय स्थिति है, यानी सौराष्ट्र से अरुणाचल प्रदेश तक भारत की जो स्थिति है ये भारत की देशांतरीय लोकेशन है। देशांतरीय स्थिति का यदि हम बात करें, लॉन्गिट्यूडिनल लोकेशन की बात करें, तो इसका इफेक्ट पड़ता है टाइम पर। यानी जब भी सूर्य निकलेगा तो सूर्य का जो पहला प्रकाश है वो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में आएगा, और क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, तो यानी 97 डिग्री से अगली मान लो 96, 95, 94 ऐसे जो डिग्रियां सामने आएंगी, तो क्या होगा कि हर एक डिग्री में 4 मिनट का टाइम का अंतर आ जाएगा। तो कुल मिला के 97 डिग्री में और 68 डिग्री में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। तो इससे क्या डिफरेंस आएगा कि जो भारत का पूर्वी सिरा है और भारत का पश्चिमी सिरा है, दोनों में लगभग 30 डिग्री अंतर होने के कारण और हर डिग्री में 4 मिनट का समय लग जाने के कारण से कुल मिलाकर 120 मिनट का टाइम डिफरेंस आएगा। यानी भारत के पूर्वी सिरे में और पश्चिमी सिरे में टाइम में 2 घंटे का अंतराल होता है। तो ये देशांतरीय स्थिति का प्रभाव पड़ेगा। तो ये थी भारत की लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल लोकेशन। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट
लाइन आती है कि भारत के बीचों बीच से एक लैटिट्यूड लाइन गुजरती है, वो कौन सी है और उसकी लोकेशन का निर्धारण हम कैसे करते हैं? तो वो है, भारत के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है जिसको कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसकी लोकेशन है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। इसको दूसरे शब्दों में लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तर। तो ये जो कर्क रेखा है इसका निर्धारण होता है सूर्य की सबसे उत्तरी स्थिति से, और वो होती है 21 जून को, यानी जून की 21 तारीख को सूर्य जिस रेखा पर बिल्कुल सीधा चमकता है वो लाइन, वो आर्टिफिशियल लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती, कर्क रेखा कहलाती है। और इससे आगे सूर्य कभी भी नॉर्थ की ओर नहीं जाता, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लास्ट उत्तरी रेखा होती है जिस पर सूर्य की किरणें सीधी 90 डिग्री एंगल पर चमकती है। तो इससे क्या होता है कि ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, इससे उत्तर का भारत, यानी ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ की जलवायु है शीतोष्ण। शीत मीन्स कोल्ड, यहाँ पर एक बार सर्दी आएगी, और उष्ण, दोनों शब्द मिलके बन जाते हैं शीतोष्ण। उष्ण मीन्स हॉट। एक बार यहाँ पर गर्मी आएगी, यानी जब मई जून होगी, अप्रैल मई जून, तो यहाँ पर गर्मी की सीजन होगी। और जब यहाँ पर नवंबर दिसंबर जनवरी होगी तो यहाँ पर विंटर सीजन हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ की जलवायु बन जाती है शीतोष्ण, टेम्परेट क्लाइमेट होती है यहाँ की। और जबकि ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा साल भर सीधी गिरती हैं, इसलिए ये वाला एरिया उष्ण कटिबंध है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड आपसे कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, तो आप इकट्ठी बताएंगे कि भारत की जलवायु जो है वो उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण कटिबंधीय क्यों? क्योंकि भारत की जो अधिकांश स्थिति है उसमें, यानी उत्तरी भारत में भी ज़्यादातर, यदि साल के दिनों की या महीनों की बात करें तो मोस्टली टाइम यहाँ पर गर्मी रहती है, और साउथ इंडिया में तो गर्मी रहती ही है, इसलिए एवरेजली यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय है, और बरसात होती है मानसून से। तो भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब बात करते हैं भारत की लंबाई और चौड़ाई की। तो भारत यहाँ पर 8 डिग्री से लेकर और 37 डिग्री तक अक्षांशीय स्थिति में फैला हुआ है। तो भारत की उत्तर में कश्मीर से और दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो लंबाई है वो लगभग 3200 किलोमीटर है। ठीक है, और पूर्व पश्चिम में यदि बात करें सौराष्ट्र से अरुणाचल प्रदेश तक, तो यहाँ पर ये जो इसकी चौड़ाई है ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। भारत पूर्व पश्चिम में लगभग 2933 किलोमीटर चौड़ा है, और उत्तर दक्षिण में ये लगभग 3214 किलोमीटर लंबा है। अब बात करते हैं कि भारत की जो, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा है। तो मुख्य भूमि, ये वाला हिस्सा जो है ये तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु का सबसे दक्षिणी सिरा यहाँ पर ये है कन्याकुमारी। ये भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी सिरा है। यदि आपसे क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा है, मुख्य भूमि ना हो, तो क्वेश्चन अगर ये आएगा तो फिर आप बताओगे कि भारत का सबसे दक्षिणी सिरा यहाँ पर है। उसकी अक्षांशीय स्थिति है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ये जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये वाला सारा। तो इसमें जो 6 डिग्री और 45 मिनट है, यानी यहाँ पर ये वाला पॉइंट,
इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इसका आजकल नाम है इंदिरा पॉइंट। पहले इसका नाम होता था पिगमेलियन पॉइंट। हालांकि ये एक बार यहाँ इंडियन ओशन के अंदर बे ऑफ बंगाल में सुनामी आई थी, वो डेट थी 26 दिसंबर 2004। तो 26 दिसंबर 2004 को जब सुनामी आई तो ये वाला जो हिस्सा है ये पानी में डूब गया था, सबमर्ज हो गया था। तो हालांकि ये इंडिया का सबसे दक्षिणतम सिरा है। अब बात करते हैं भारत के आकार की। भारत जो है पूरी दुनिया के, वर्ल्ड के, यदि वर्ल्ड मैप की बात करें तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया कॉन्टिनेंट, इसमें भारत स्थित है। और पूरे विश्व का इंडिया जो है 2.4% हिस्सा कवर किए हुए, यानी भारत की जो टोटल लैंड मास है, स्थल है, वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और ये वर्ल्ड का 2.4% हिस्सा है। और इस आधार पर भारत दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, यानी भारत से केवल 6 देश बड़े हैं। 7वां बड़ा देश है भारत। यदि 6 बड़े देशों की बात करें तो भारत से दुनिया का सबसे बड़ा देश है यहाँ पर, जिसका नाम है रूस, रसिया। दूसरा सबसे बड़ा देश है इधर कनाडा। तीसरा सबसे बड़ा देश है यहाँ पर USA, ठीक है, ये इधर कनाडा है। चौथा बड़ा देश है यहाँ पर चाइना। और नेक्स्ट है यहाँ पर ब्राज़ील। और छठा बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। 7वां भारत है। तो भारत से बड़े केवल ये 6 देश हैं। रसिया की बात करें तो रसिया भारत से लगभग 5 गुना बड़ा है। और अमेरिका, कनाडा और चाइना भारत से लगभग 3 गुने बड़े हैं। ब्राज़ील और ये जो हैं लगभग भारत से थोड़े से ज़्यादा, लगभग 2.5 या 2 गुना बड़े हैं। तो ये था भारत के आकार के बारे में। अब बात करते हैं भारत की स्थल सीमा और जल सीमा के बारे में। तो भारत की जो स्थल सीमा है, स्थल सीमा यहाँ से शुरू होती है गुजरात से, और ये गुजरात, राजस्थान, आगे पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये वाला आजकल यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को कवर करते हुए उत्तर प्रदेश की बाउंड्री सीमा नेपाल के साथ होती हुई, और सिक्किम, आगे आसाम का उत्तरी भाग, अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ साथ यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इसके अलावा यहाँ पर पश्चिमी बंगाल का पूर्वी सिरा। तो ये जो है भारत की लैंड बाउंड्री है। और इस लैंड बाउंड्री की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है, जो गुजरात से शुरू होती है और पश्चिमी बंगाल तक भारत के नॉर्थ इंडिया के सभी स्टेटों को कवर करते हुए, टच करते हुए जाती है। और यदि इसमें बात करें कि ये जो स्थल सीमा है भारत की, तो ये सबसे बड़ी है यहाँ बांग्लादेश के साथ।
यानी बांग्लादेश के चारों ओर ये जो सतल सीमा है इसकी कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है। कितनी है? 4096 किलोमीटर। ये सबसे लंबी है, यानी 15,200 किलोमीटर में से सबसे लंबी 4096 किलोमीटर लंबी सतल सीमा बांग्लादेश के साथ है। और सबसे छोटी यहाँ पर ये लगभग 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान के साथ है। ये वाला जो है देश अफ़गानिस्तान है और यहाँ पर ये सब अफ़गानिस्तान भारत की उत्तरी सीमा को टच करता है। तो इसकी सतल सीमा भारत के साथ सबसे छोटी है जो 106 किलोमीटर है, और बांग्लादेश की सतल सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भारत की जो पश्चिमी सीमा है ये वाली, ये किस किस स्टेट से होती है और किस किस यूनियन टेरिटरी से जाती है। तो यहाँ तक की स्थल सीमा की यदि बात करें तो यहाँ पर जो स्टेट है उसका नाम है गुजरात, यहाँ पर है राजस्थान, यहाँ है पंजाब, और यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, और ये वाला हिस्सा जो है ये लद्दाख का है। तो ये भारत के पश्चिमी सीमा पर स्थित राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं। अब इससे आगे अगर बात करें कि भारत की जो सतल सीमा का उत्तरी भाग है ये किस किस राज्य को कवर करता है और किस किस देश को छूता है। यदि हम इस वाली सीमा की बात करें पश्चिमी की, तो ये दो देशों के साथ मेनली है, एक पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान। तो भारत की पश्चिमी सीमा इन दो देशों को टच करती है। और यदि उत्तरी सीमा की बात करें इधर, तो ये यहाँ पर लद्दाख, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, इधर उत्तराखंड, इधर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बिहार, ये वाला सिक्किम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आसाम, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा यानी यहाँ तक यदि ये नॉर्थ उत्तरी स्थल सीमा है ये इन राज्यों को टच करती है। और यदि कंट्री की बात करें तो ये तीन देशों को छूती है, एक चाइना, दूसरा नेपाल और तीसरा भूटान। यानी भारत की उत्तर की जो स्थल सीमा है ये तीन देशों को टच करती है। कौन से हैं? नेपाल, चाइना और भूटान। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो भारत की सतल सीमा है उसके कौन से पोर्शन में, कौन से हिस्से में सबसे ज़्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, यानी सबसे ज़्यादा हिस्सा, तो वो यहाँ है। यहाँ पर उत्तराखंड, नेपाल के साथ जो सतल सीमा भारत की लगती है उसमें सबसे ज़्यादा राज्यों को छूने वाली सीमा ये यहाँ पर उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर बिहार, इसके अलावा यहाँ पर सिक्किम, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा टच करती है नेपाल के साथ। इसके अलावा यदि हम पूर्वी सीमा की बात करें तो यहाँ पर कुछ हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का है, यहाँ पर हिस्सा है नागालैंड का, फिर आगे है मणिपुर का, और ये वाला हिस्सा है मिजोरम का, और यहाँ वाला हिस्सा जो है ये त्रिपुरा का है। यहाँ कुछ हिस्सा आसाम का टच करता है, यहाँ मेघालय, यहाँ फिर आसाम, और ये वाला हिस्सा पश्चिमी बंगाल का है। तो ये वाला इनको टच करती है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों को टच करती है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल, यहाँ पर भी वेस्ट बंगाल है, यहाँ आसाम को छूती है, यहाँ मेघालय को छूती है, यहाँ त्रिपुरा को, ये वाला हिस्सा भी इधर इसका बांग्लादेश का है। तो यहाँ पर मिजोरम को छूती है, यानी यहाँ पर मिजोरम के साथ भारत की सतल सीमा टच होती है। तो ये थे सतल सीमा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत के किसी एक ऐसे राज्य का नाम बताओ जो तीन देशों के साथ उसकी सीमा लगती है। भारत का राज्य है तो वो राज्य है सिक्किम। अब यहाँ सिक्किम है, इसके वेस्ट में नेपाल है, इसके नॉर्थ में यहाँ पर चाइना है, और इसके ईस्ट में भूटान है। तो सतल सीमा से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं भारत की जल सीमा की। तो जल सीमा भारत की यहाँ से शुरू होती है
गुजरात, और ये जो गुजरात की जल सीमा है ये भारत की जल सीमा में सबसे लंबी है, जो लगभग 1270 किलोमीटर के आसपास है। उसके आगे महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर गोवा, फिर उसके बाद कर्नाटक को छूती हुई केरल। तो ये है भारत की यहाँ तक पश्चिमी जल सीमा। इसके बाद यहाँ इससे आगे पूर्वी जल सीमा शुरू हो जाती है, जो तमिलनाडु, इसके अलावा आंध्र प्रदेश से आगे उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, तो इनको छूती यहाँ तक। तो ये जो भारत की मुख्य जल सीमा है इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, ये मेन बाउंड्री है। और इसमें सबसे लंबी की बात करें तो वो गुजरात की जल सीमा सबसे लंबी है। और दूसरी सबसे लंबी जल सीमा की बात करें तो वो यहाँ पर है, यानी ये वाली जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, तो बल्कि यहाँ तक है, तो ये वाली जल सीमा दूसरी सबसे लंबी है, जो है आंध्र प्रदेश की। इसके अलावा भारत की जल सीमा इधर लक्षद्वीप समूह और इधर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के चारों ओर की भी अगर मिला लें तो ये बन जाती है यहाँ पर 1415.6 किलोमीटर। यानी भारत की जो कुल जल सीमा है वो 1416 बनेगी है, तो 1416 ये बन जाएगी टोटल आपकी 7516 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भारत की कुल जल सीमा की लंबाई है, यानी मेन भी और इधर लक्षद्वीप समूह और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों ओर की जल सीमा मिलाकर टोटल बनती है 7516.6 किलोमीटर। अब कभी कभी आपसे जो आजकल ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चनों का, तो उसमें ये 7516 नहीं लिखा मिलेगा। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको राउंड फिगर में एक ऑप्शन में दे देंगे कि भारत की जल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा 7517 किलोमीटर। तो ये सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये 0.5 से ज़्यादा है तो अगले में प्लस कर देते हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। तो भारत की जो मेन जल सीमा है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर और द्वीपों के चारों ओर की जल सीमा को मिलाकर इसकी कुल लंबाई बन जाती है 7517 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। और सबसे लंबी जल सीमा थी गुजरात के साथ और दूसरी सबसे लंबी है आंध्र प्रदेश के साथ। अब बात करते हैं कि भारत की जो जल सीमा है ये किस समुद्र क्षेत्र को टच करती है। तो जो भारत की पश्चिमी सीमा है ये अरब सागर को टच करती है, यानी भारत के पश्चिम में अरेबियन सी है। और भारत की जो पूर्वी जल सीमा है ये छूती है बे ऑफ बंगाल को, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। और भारत की जो इधर वाली जल सीमा है, यानी ये वाला जो पोर्शन है कन्याकुमारी, जहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, जिसे केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता रहा है, आजकल कन्याकुमारी कहते हैं। तो ये वाला हिस्सा छूता है इंडियन ओशन को। और एक ही महासागर ऐसा है दुनिया में जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, हिंद महासागर। तो ये भारत को छूने वाले 3 जल क्षेत्र हैं, तो आप इनका ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत की जल सीमा है ये समुंदर में कितने अंदर तक भारत की टेरिटोरियल लिमिट रहती है। तो मेन जो बाउंड्री है यहाँ से लगभग 12 नॉटिकल माइल्स, इसे नॉटिकल पानी में जो दूरी होती है उसको नॉटिकल माइल्स में मापा जाता है। और नॉटिकल माइल्स जो स्थल पे अगर 1 मील की बात करें तो स्थल पे 1 मील की जो दूरी है वो लगभग 1600 किलोमीटर होती है, लगभग 1584 किलोमीटर होती है एवरेज। उसको हम राउंड फिगर में 1600
मीटर माना जाता है, 1600 मीटर, किलोमीटर नहीं 1600 मीटर। तो 1600 मीटर होती है 1 मील सतह पे। यदि नॉटिकल माइल्स की बात करें तो ये लगभग 1824 मीटर होती है। तो इसको हम राउंड में 1.8 किलोमीटर बोला जाता है, यानी एवरेजली 1800 मीटर। तो ये भारत की टेरिटोरियल लिमिट है। और उससे आगे भी एक हमारी और सीमा होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 नॉटिकल माइल्स होती है, यानी हम मछली वगैरह पकड़ने के लिए मैक्सिमम वहाँ तक जा सकते हैं, या हमारी नेवी उसकी वहाँ तक किसकी एक प्रकार से कोस्ट गार्डिंग करेगी। तो ये भारत की लिमिट है। तो जल नॉटिकल माइल्स में और स्थलीय जो मील्स होते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। यदि हम इसको किलोमीटर में कहें तो नॉटिकल माइल्स तो 12 थे, किलोमीटर ये लगभग हो जाएंगे 21 किलोमीटर, यानी स्थल से 21 किलोमीटर तक ये हमारी टेरिटोरियल लिमिट रहती है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन और बन सकते हैं कि जो भारत की जल सीमा है ये जिन तटीय भागों को छूती है उन तटों का क्या नाम है। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो है ये कच्छ प्रायद्वीप कहलाता है। ये वाला जो हिस्सा है ना ये कच्छ प्रायद्वीप है, और ये वाला जो हिस्सा है ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है। तो यहाँ का जो तट है ये काठियावाड़ कोस्ट कहलाता है। ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा आपका इसको महाराष्ट्र तट कह सकते हैं आप, यानी ये पश्चिमी है। फिर आता है भारत का कोंकण तट, यहाँ महाराष्ट्र से लेके और इधर गुजरात में इसको बोला जाता है, एक मिनट, यहाँ पर है हाँ कोंकण तट, ये कोंकण तट है। इसके नीचे का गोवा से साउथ में ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर है कन्नड़ तट, यानी कर्नाटका का पश्चिमी भाग। और ये वाला जो हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का केरल का हिस्सा, तो इसको बोला जाता है मालाबार कोस्ट, मालाबार तट, यानी ये मालाबार तट है। ओके, तो पश्चिम में ये है इधर, यानी महाराष्ट्र तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। मोटे तौर पर हम इसको दो हिस्सों में भी कह सकते हैं कि एक कोंकण तट है और दूसरा मालाबार तट है। इसी प्रकार से यदि पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। वो है एक यहाँ से कन्याकुमारी से लेके और लगभग यहाँ तक का, ये कहलाता है कोरोमंडल तट, ये कहलाएगा कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट है ये, ठीक है। और इससे इधर का यहाँ तक का हिस्सा, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाता है उत्तरी सरकार, नॉर्थन सरकार, उत्तरी सरकार तट। इसके अलावा कुछ आपसे और इससे संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो एरिया है इसको बोला जाता है खाड़ी, तो ये है कच्छ खाड़ी। और ये वाला जो हिस्सा है ये है खंभात खाड़ी। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर है मन्नार खाड़ी। यहाँ पर श्रीलंका का एक द्वीप है छोटा सा, यहाँ पर एक द्वीप है मन्नार, उसके नाम पर इसका नाम है मन्नार खाड़ी। और ये वाला बहुत ज़रूरी क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, इसका नाम है पाक खाड़ी। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच का जलीय क्षेत्र है पाक खाड़ी। तो ये जो पाक है इसका नाम यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये पहले मद्रास प्रोविंस होता था ब्रिटिश काल में, और यहाँ पर एल्बर्ट रॉबर्ट पाक नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसके नाम पर इसका नाम पाक स्ट्रेट रखा गया है। स्ट्रेट का मतलब होता है, जैसे यदि हम स्ट्रेट की बात आपको समझाऊं तो ये वाला जो हिस्सा है, यानी ऐसा
संकरा जल क्षेत्र जो दो बड़े जलीय क्षेत्रों को मिलाता हो, इधर इंडियन ओशन है और इधर बे ऑफ बंगाल है, इनको एक संकरा सा रास्ता मिलाता है जिसको जल संधि कहा जाता है, जिसको इंग्लिश भाषा में स्ट्रेट बोलते हैं। ऐसा ही एक शब्द होता है जिसको बोला जाता है इस्थमस, इसको बोला जाता है सथल संधि। सथल संधि का मतलब होता है एक ऐसा सथल खंड, बिल्कुल संकरा सा सथल खंड जो दो बड़े सथल खंडों को आपस में जोड़ता हो। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है, तो इनको आपस में जोड़ने वाला जो सथल खंड है उसको अंग्रेजी भाषा में इस्थमस बोलते हैं और हिंदी में इसको सथल संधि कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जल संधि क्या होती है और सथल संधि क्या होती है, यानी इस्थमस में और स्ट्रेट में क्या डिफरेंस है। तो ये थी भारत की जल सीमा और सथल सीमा। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं, बाउंड्री से और जल सीमा से रिलेटेड, कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं जो इन सीमाओं को छूते हुए कौन से हैं। तो यदि पश्चिम की बात करें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान की यहाँ पर जो सथल सीमा है वो सबसे छोटी है भारत के साथ। यदि उत्तर की बात करें यानी नॉर्थ में कौन से हैं, तो एक नेपाल, दूसरा चाइना, तीसरा भूटान। पूर्व की बात करें कि ईस्ट में कौन से हैं, तो ईस्ट में एक बांग्लादेश और दूसरा म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम होता था बर्मा, तो पूर्व में दो हैं। यदि साउथ की बात करें कि दक्षिण में कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं, तो उनमें एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। ये भी ध्यान रखेंगे, मालदीव। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश शामिल हैं, तो ये सारे के सारे इंडिया और इसके पड़ोसी देश सारे भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उपमहाद्वीप क्या होता है, सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, यानी एक बहुत बड़ा सथल खंड जिसमें एक महाद्वीप जैसी सभी भौतिक विशेषताएं शामिल हों। जैसे बहुत बड़ा सथल खंड हो, उसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, सागर, महासागर, ऐसे सब महाद्वीप वाले हिस्से हों, लेकिन वो एक छोटे से लैंड मास पर ही ये सारे हों। तो ऐसा दुनिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, और वो भी खासकर हिमालय से साउथ में। तो ये है भारतीय उपमहाद्वीप के सारे देश, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो आपसे इस चैप्टर से या इंडिया की स्थिति लोकेशन के बारे में पूछा जा सकता है, वो है भारत के द्वीप समूह। तो भारत के द्वीपों में भारत के पश्चिम में है लक्षद्वीप समूह, ओके, और भारत के पूर्व में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि वेस्ट में लक्षद्वीप समूह है और पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब इनकी और भारत में कुल मिला के 247 द्वीप समूह हैं, 247। तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस और आ जाते हैं कि सबसे ज़्यादा द्वीप समूह, इसमें से लगभग 204 द्वीप समूह अंडमान व निकोबार में है और लगभग 43 वो लक्षद्वीप समूह में है। तो कुल मिला के लगभग 247 द्वीप हैं भारत में। तो आपको दोनों का डिफरेंस ये पता चल गया कि पश्चिम में लक्षद्वीप है और पूर्व में अंडमान निकोबार है। लक्षद्वीप की संख्या कम है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ज़्यादा है। अब डिफरेंस एक और भी पूछा जा सकता है कि जो ये बने हैं द्वीप, दोनों के निर्माण में क्या अंतर है। तो ये समुद्र में डूबे हुए पर्वत खंड हैं। क्या वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है वो ऐसे 3 श्रृंखलाओं के रूप में फैला हुआ है, और उसी की एक श्रृंखला है जो यहाँ म्यांमार में अरकान यामा के नाम से, और आगे जाकर वो समुद्र में ऐसे डूबी हुई है। तो उसी के कुछ हिस्से हैं ये जो पानी से ऊपर दिखाई दे रहे हैं।
तो आप इनका ध्यान रखेंगे कि इनका निर्माण जो है वो इस प्रकार से पर्वतों के सबमर्ज होने से हुआ है। और इनकी अगर बात करें तो ये हैं प्रवाल द्वीप समूह, यानी समुद्र में एक जीव होता है जिसको कोरल कहा जाता है। तो ये कोरल आइलैंड्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो समुद्र का जीव होता है जो खासकर उष्णकटिबंधीय समुद्रों में ही मिलता है। तो वो अपने चारों ओर खारे पानी से बचने के लिए खोल बनाता है। तो वो खोल बहुत सारे धीरे धीरे हजारों लाखों सालों में जुड़ जाते हैं और उनसे इस प्रकार के द्वीपों का निर्माण होता है। तो इनको बोलते हैं कोरल द्वीप समूह या प्रवाल द्वीप समूह। ऐसे ही आपको इनकी संख्या का पता चल गया कि लक्षद्वीप में थोड़े द्वीप हैं और अंडमान निकोबार में ज़्यादा द्वीप हैं। फिर ऐसे ही एक अंतर और आएगा कि इसकी जो राजधानी है वो है कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है कवरत्ती कह लो या कवराती कह लो, ठीक है। और इधर इसकी राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर, ये इसकी राजधानी है। तो दोनों में ये छोटा सा डिफरेंस है राजधानियों के नाम के आधार पर। फिर ऐसे ही इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे और पूछे जाएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक रहेंगे। वो है कि ये जो मालद्वीप समूह है और ये जो लक्षद्वीप समूह है, इन दोनों को जो पानी का हिस्सा है जो इनको आपस में अलग करता है तो वो कौन सा है? तो वो है यहाँ पर लगभग 8 डिग्री चैनल। इसको बोला जाता है 8 डिग्री चैनल। चैनल का मतलब होता है एक पानी का रास्ता, यानी एक प्रकार की धारा। और कभी कभी ये वाला जो है ना, ये लक्षद्वीप का दक्षिणी भाग है जिसका नाम है मिनिकॉय। ये जो आप देख रहे हैं ये द्वीप है मिनिकॉय, मिनिकॉय। ये लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। और बाकी के द्वीपों और इसके बीच में जो पानी का एरिया है इसको बोला जाता है 9 डिग्री चैनल। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछेगा कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने वाले जल क्षेत्र का क्या नाम है? तो ये है 8 डिग्री चैनल। इसी प्रकार से दूसरी साइड में लक्षद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका अंडमान निकोबार से द्वीप समूह से। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है उत्तरी अंडमान या खाली आप कहिए अंडमान। ये अंडमान द्वीप समूह है। और जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये है निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब इनके बीच में आपको खाली गैप नज़र आ रहा होगा। ये वाला जो एरिया है इसको बोला जाता है 10 डिग्री चैनल। क्या है? 10 डिग्री चैनल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ चैनल्स हैं जो इन द्वीपों को अलग करते हैं। यहाँ है 8 डिग्री चैनल, यहाँ है 9 डिग्री चैनल और यहाँ है 10 डिग्री चैनल। तो आप ये ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बचेगा कि भारत का एकमात्र वोल्केनो वो स्थान होता है जहाँ से गर्म मैग्मा जमीन से बाहर आता है, जिसे ज्वालामुखी कहते हैं। तो वो भारत में एकमात्र है जिसका नाम है बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है और वो भारत में यहाँ पर है। ये वाला देख रहे हो आप, ये भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, बैरन। बहुत बार आपसे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में ये वाला क्वेश्चन पूछेगा। तो एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूँ इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे कि लक्षद्वीप अरब सागर में है, अंडमान बंगाल की खाड़ी में है, लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप हैं, ये पहाड़ के डूबे हुए हिस्से हैं, सबमर्ज हिस्से हैं। यहाँ की राजधानी कवरत्ती है, यहाँ की पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पर संख्या कम है, यहाँ पर संख्या अधिक है। यहाँ पर 8 डिग्री है, यहाँ 9 डिग्री है, यहाँ पर 10 डिग्री है और ये यहाँ का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब ऐसा ही इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि भारत में इस समय कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं।